नमस्कार छात्रों, मैं निरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किए गए मॉडल सेट नंबर 2 को, यानी मॉडल सेट नंबर 2 जो है उसके सभी प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में हल करने वाले हैं या फिर उसके सही विकल्प को चुनने वाले हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले बिना देर किए हुए इस वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न में हमसे बोला गया कि यदि किसी अवतल दर्पण को फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो, यानी कोई भी अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो f है और उसका जो वक्रता त्रिज्या है वो r है, तो इसका सही संबंध क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सही संबंध होगा f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो पहला प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही विकल्प है। अब हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न में हमसे पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। जिस प्रकार से अपवर्तन के 2 नियम होते हैं उसी प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न में हमसे बोला गया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वो होता है काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब आभासी होता है, जो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 4 में हमसे क्या कहा गया है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और ये उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा चौथे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके 5वें नंबर प्रश्न को। 5वां नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है जल, तो जल से हम लोग लेंस का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा नंबर में बी में आपका दे दिया कांच, तो कांच से भी हम निर्माण कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक से भी हम लेंस का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है मिट्टी, हम मिट्टी से लेंस का निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए इस प्रश्न 5वें नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न 6ठे नंबर प्रश्न को। 6ठे नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी में है उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया उल्टा और सीधा दोनों होता है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं उसको आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं, यानी सीधा होता है। तो ये जो विकल्प आपका ए है वो किस प्रश्न का, 6ठे प्रश्न का सही जवाब है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को जिसका नंबर है 7, यानी 7वें नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं कि 7वें नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए देखें 7वें नंबर प्रश्न को। 7वां नंबर प्रश्न में हमसे बोला कि यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी को 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तब आर का मान क्या होगा। यानी फोकस दूरी यदि 12 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान क्या होगा। तो आर का मान जो होता है यानी वक्रता त्रिज्या का जो मान होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो फोकस दूरी यदि 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वक्रता त्रिज्या उसका दुगुना यानी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न 8 में हमसे क्या कहा गया, 8वां नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी आगे जो हेडलाइट होता है, अग्रदीप का मतलब क्या होता है, हेडलाइट, इसके जगह पर आपको हेडलाइट लिखा हुआ भी दिया जा सकता है।
तो वाहन के अग्रदीप यानी हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं यानी अवतल दर्पण, यही आपका सही विकल्प होगा। यानी अवतल दर्पण का उपयोग अग्रदीप या फिर हेडलाइट के रूप में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसके 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। यानी अवतल लेंस के सामने यदि वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन नंबर ए में है आभासी व सीधा, और यही आपका सही जवाब है। यानी 9वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है हमारा 10वां नंबर प्रश्न। तो 10वें नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि डायोप्टर मात्रक है, मतलब डायोप्टर किसका मात्रक है? तो डायोप्टर जो होता है वो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है या फिर लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है? तो ये जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक या फिर मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है, सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। 2 डायोप्टर यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है या फिर होता है? तो फोकसांतर का मतलब होता है फोकस दूरी। यदि हमको डायोप्टर में 2 डायोप्टर दिया हुआ है क्षमता, यानी P बराबर 2 डायोप्टर दे दिया, तो जब हम फोकस दूरी निकालेंगे तो फोकस दूरी आ जाएगा 1/2 मीटर, यानी 1/2 मीटर। लेकिन हमारा ऑप्शन दिया गया है सेंटीमीटर के रूप में। तो जब आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा, मतलब 1/2 को सेंटीमीटर में बदलिएगा, तो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, यानी 50 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। तो 50 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 12 को। तो सवाल नंबर 12 में हमसे बोला गया कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आंख के रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। लेकिन आइरिस का दूसरा नाम भी है, वो क्या है? परितारिका। यानी इस ऑप्शन में आपके 2 उत्तर सही हैं। कौन कौन? आइरिस और परितारिका। क्यों? क्योंकि आइरिस का ही दूसरा नाम क्या है? परितारिका है। तो दोनों के दोनों आपके ऑप्शन सही होंगे। जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय शायद ये दोनों जो विकल्प हैं वो एक साथ न दिए हुए हों। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो 13 नंबर प्रश्न में हमसे बोला गया मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? और वह है, मतलब किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो उसका उत्तर होता है रेटिना, और रेटिना का दूसरा नाम क्या होता है? दृष्टिपटल। या तो इस ऑप्शन में आपको रेटिना दिया हुआ रहता या फिर दृष्टिपटल दिया हुआ है, तो दृष्टिपटल ही हमारा सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इसके कौन नंबर प्रश्न? 14 नंबर प्रश्न को। तो 14 नंबर प्रश्न जो हमें दिया गया है उसके बारे में अब हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को कि 14 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया। 14 नंबर प्रश्न में हमसे पूछता है कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? मतलब कौन सा रासायनिक अभिक्रिया इसमें हो रहा है? थोड़ा सा गौर करेंगे। 2NaHCO3 यानी NaHCO3 जो है वो 3 भागों में बट जा रहा है। जब 3 भागों में बट जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बटने की क्रिया को या टूटने की क्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो 14 नंबर प्रश्न है उसका विकल्प नंबर बी जो है वियोजन अभिक्रिया, वो आपका सही विकल्प है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न 15 में हमसे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? मतलब इसमें कौन ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जो संतुलित है? तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे Na2 Na 2 ठो है, और जब उत्पाद में आप चलिएगा तो Na 1 ठो है, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। आगे चलिए, जब बी ऑप्शन में हम देखेंगे तो बी ऑप्शन में आप देखिए 4Al दिया हुआ है। जब आप उत्पाद के रूप में देखिएगा तो 2 दूनी की 4 Al दिया हुआ है, तो दोनों तरफ अभी तक बराबर हैं। आगे चलिए, ऑक्सीजन को जब आप देखिएगा तो ऑक्सीजन
अभिकारक के रूप में 4 हैं और यहाँ पे आप देखिएगा ऑक्सीजन को तो 3 दूनी 6 है, यानी अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, जबकि उत्पाद में 6 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी आप देखिए, ऑप्शन नंबर सी में जब देखिएगा तो 2 Cu दिया हुआ है, यानी 2 कॉपर दिया हुआ है और यहाँ उत्पाद के रूप में कॉपर एक ही है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो गया। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर डी को, Zn एक है यानी जिंक एक है, तो उत्पाद के रूप में भी जिंक एक है। जब आप इसमें देखिएगा कॉपर एक है, यहाँ भी कॉपर आप देखिए एक ही है। जब यहाँ एस सल्फर एक है तो यहाँ भी सल्फर एक है। जब यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही विकल्प है, यानी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। किसका? प्रश्न संख्या 15 का। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। तो 16 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है, कौन से? 16 नंबर प्रश्न में। 16 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। सबसे पहले उपचयन देखना है कि किसका हो रहा है। तो उपचयन का मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि। तो देखिएगा यहाँ पीबीओ पीबी में बदल जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन कम हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन की कमी उपचयन नहीं अपचयन कहलाता है। यहाँ तो पीबीओ का अपचयन हो रहा है, जबकि कॉपर जो आप देख रहे हैं सीयू में से सी हट गया है, सॉरी यहाँ पे कहीं गलती है, कहीं ना कहीं गलत है, यानी सी पीबीओ जो है वो तो अवकरण अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन यहाँ जो सीयू है उससे यहाँ पे सीओ नहीं बनेगा, यहाँ पे सीयूओ बनेगा उत्पाद के रूप में। यदि सीयूओ बनेगा तो ऑक्सीजन की इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। किसमें? कॉपर में। और कॉपर में जब वृद्धि हो रही है तो कॉपर का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो फर्स्ट में हमको उपचयन वाला लिखना है, इसके बाद अपचयन वाला लिखना है। तो कॉपर का उपचयन हो रहा है, यानी सीयू का उपचयन हो रहा है, जबकि पीबीओ का अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं उसमें कॉपर जो है वो फर्स्ट में दिया गया है, यानी कॉपर का उपचयन हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन मिल रहा है। कब? जब यहाँ पे CuO रहेगा तब। आपका समीकरण गलत दिया हुआ है, समीकरण अगर सही होता तो यहाँ CuO दिया हुआ होता। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न को लेकर के। तो अगले प्रश्न 17 में हमसे क्या पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न में हमसे बोला गया कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। तो जब किसी तैलीय पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो विकृत गंधिता उत्पन्न होती है, यानी गंध उत्पन्न होता है उसमें। तो थोड़ा सा गौर करेंगे, वहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को लिया जा रहा है, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो वहां पे कौन सा अभिक्रिया होगा? वहां पे अभिक्रिया होगा उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन के संयोग के कारण ऐसा होगा। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? यानी कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो चूना में पानी डालने के बाद उष्मा उत्पन्न करने वाली अभिक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है उष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया। तो ये आपका सही उत्तर होगा। कैसे? क्योंकि CuO जो होता है, CuO कैल्शियम ऑक्साइड, जब उसको आप जल में डाल देते हैं तो जल में डालने के बाद CaOH का हॉल्ट वाइज बना देता है, यानी बुझा हुआ चूना बना देता है। तो दो अभिकारक जो हैं वो आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया होगा। और साथ ही साथ जब उष्मा को उत्पन्न कर रहा है या फिर उष्मा निकाल रहा है तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, एक ऑप्शन ए उष्माक्षेपी संयोजन, और फिर ऑप्शन नंबर सी आप देखिए इसमें भी उष्माक्षेपी संयोजन दिया गया है, यानी यहाँ पे दोनों के दोनों आपके ऑप्शन क्या हैं?
सही हैं। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न 19 को। 19 नंबर प्रश्न में हमसे बोला गया है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इस प्रक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया होता है। आखिर विस्थापन अभिक्रिया होता कैसे है? तो जो आयरन होता है वो कॉपर सल्फेट से सल्फेट को अपने साथ ले लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण नीला रंग जो है वो धूसर रंग में बदल जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न यानी 20 को। 20 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, यानी कौन ऐसा सूचक है जो ये बताता है कि कौन अम्ल है, कौन सा विलयन क्षार है या फिर कौन सा विलयन लवण है। तो वो प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं लिटमस पत्र या फिर लिटमस, ये हमारा प्राकृतिक सूचक होता है या फिर प्राकृतिक सूचक है। इसमें आप गुड़हल का फूल जो है वो भी प्राकृतिक सूचक के रूप में माना जाता है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न में हमसे बोला कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? मतलब नहीं हो जाएगा, इसका मतलब कि नीला है तो नीला ही रह जाएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही विकल्प है, यानी C6H12O6 जो है जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, इस पर नीले लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये लाल नहीं होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे HCl के बारे में अगर हम बात करें तो HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यहाँ पे बोला गया कि कौन लाल नहीं करता है। आगे है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और एक है CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल। अब ये भी अम्ल है, तो तीनों के तीनों अम्ल है तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे, लेकिन डी जो है वो ग्लूकोज वो नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22 में हमसे बोला कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? मतलब इनमें से किस में पानी उपलब्ध है, यानी जल उपलब्ध है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में CuSO4 × 5H2O दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जल के 5 अणु यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इन सभी ऑप्शन में से किसमें जल के अणु उपस्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी 22 का सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं इसके 23 नंबर प्रश्न को कि 23 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो आपका सही विकल्प है, यानी NaHCO3 जो है वो अग्निशामक यंत्र में यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को यानी 24 नंबर प्रश्न को कि 24 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग देखें 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही उत्तर है, क्योंकि वो उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। और H+ आयन कब उपस्थित होते हैं? जब वो जल के साथ मिलता है और जल के साथ मिल करके H+ आयन दे देता है। लेकिन जब H+ आयन नहीं देगा तो कोई भी अम्लीय पदार्थ, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही क्यों ना हो, वो अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। अब हम लोग देखेंगे इसके 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न में हमसे बोला कि पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10 और 14 है। यह पदार्थ में कौन अम्ल है? यानी ये जो 4 पदार्थ हमें दिए गए हैं उसमें से अम्ल कौन है? तो A का pH मान दे दिया 2, B का pH मान दे दिया 7, C का pH मान दे दिया 10 और D का pH मान दे दिया 14। अब हमसे ये पूछा गया कि अम्लीय कौन है? तो जिसका pH मान 7 से कम होता है वही अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ए, और ए का pH मान दिया हुआ था 2, यानी ए ऑप्शन जो है वही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसका pH मान
7 से कम है तो अम्लीय यही होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न संख्या 26 को। प्रश्न संख्या 26 में हमसे क्या पूछा गया? प्रश्न संख्या 26 में हमसे पूछा है कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, यानी इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका उत्तर होगा विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया हमारा कितना में दिया गया है? 2 में दे रहा है। एक दे रहा है सी में और एक दे रहा है डी में। तो दोनों के दोनों विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसको थोड़ा ध्यान दे लें या फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा इसके बारे में बता देंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न को लेकर के, यानी 27 नंबर प्रश्न में। 27 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है। तो जब भी हमारे शरीर में पाचन के द्वारा या फिर और भी किसी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना होता है तो उसमें उत्सर्जन की क्रिया काम करती है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न में पूछा कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फल स्वरूप प्राप्त होती है, यानी कौन ऐसा यौगिक है जिसके टूटने से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, यानी जल में से ऑक्सीजन जब टूटता है तो टूट करके हमको ऑक्सीजन प्राप्त हो पाती है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, यानी 29 नंबर प्रश्न हमसे क्या कहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न में। 29 नंबर प्रश्न में बोला कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी प्राणी समभोजी पोषण होता है किसमें? अमीबा में। अब हम लोग देखें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 30 में हमसे बोला गया कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा टाइलिन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 31 में हमसे क्या कहा गया है? श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, यानी कहाँ पर पायरुवेट का विखंडन किस रूप में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूप में विखंडन होकर के उत्पाद के रूप में ये सभी प्राप्त होते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव, वही हमारा राइट आंसर है, यानी कोशिका द्रव में ही पायरुवेट का विखंडन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। अब हम लोग देखें इसके अगले प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न में हमसे बोला गया कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। तो आप एक चीज याद रखेंगे, जल एवं खनिज लवण का जो संवहन करता है वो होता है जाइलम, और जो फल यानी भोजन का संवहन करता है उसको कहते हैं फ्लोएम। तो यहाँ पे जल का संवहन के बारे में बात किया गया है, इसीलिए 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। तो अगले नंबर प्रश्न यानी 33 में हमसे बोला गया कि किसी समष्टि अथवा अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है, यानी कौन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी जीव का अस्तित्व या फिर उसका समष्टि बना हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी जीव को अस्तित्व बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को यानी 34 नंबर प्रश्न को कि 34 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछता है। चलिए देखें 34 नंबर प्रश्न। तो 34 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये पुनरुद्भवन नामक जनन के बारे में दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 34 का वो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 34 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछता है। तो चलिए देखें कि 35 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है।
35 नंबर प्रश्न में पूछा कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। तो जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाता है और निषेचन की क्रिया होती है तो उस कंडीशन में उस क्रिया को परागन कहा जाता है। यानी जब कोई परागकण किसी दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, परागन कहा जाता है। इसके बाद अब हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। भ्रूण को मां के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, प्लेसेंटा, या फिर आप इसको अपरा भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं अपरा लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 37 को। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता होती है। तो एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की विशेषता क्या होती है, वह तेजी से जलता है। गलत जवाब। ऑप्शन नंबर बी में दिया उसमें स्वयं आग लग जाता है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न यानी 38 को। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 15 किलोमीटर पर घंटा। याद रखिएगा यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को यानी 39 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है। यानी कौन ऐसा इसमें ऊर्जा स्रोत दिया गया है जो समाप्त होने वाला है, एक न एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही है। यानी कोयला एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो किसी न किसी समय समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग देखें इसके अगले प्रश्न को एवं अंतिम प्रश्न को। 40 नंबर प्रश्न बोलता है कि पराग कोश में होते हैं, यानी इन सभी में से कौन ऐसा है जो पराग कोश में पाया जाता है। तो पराग कोश में पाया जाने वाला परागकण होता है, यानी परागकण परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। इसी के साथ आपका ये साइंस का सेट नंबर 2 यानी मॉडल सेट नंबर 2 जो है वो समाप्त होता है। यदि इसी प्रकार के वीडियो आप लगातार चाहते हैं और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें और कमेंट करें यदि समझ में न आया हो तो। यदि समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और हर तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप उसको देखिए, आनंद उठाइए और परीक्षा में सफल होने का प्रयास कीजिए। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।